एक बार फिर से आप सभी का इकोनॉमिक्स की क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम 10वां जो 10th में आपका इकोनॉमिक्स का जो टर्म है हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारी वित्तीय संस्थाएं। अगर जो छात्र, ये हमारा 7वां पार्ट है, अगर जो छात्र इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको खोज सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कॉमर्शियल फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, मतलब जो व्यावसायिक बैंक है उनके क्या कार्य हैं। और हम अगला टॉपिक पे आ रहे हैं सहकारिता के मामले में कि सहकारिता क्या होता है। सहकारिता का जो मूल जो अर्थ है या मूल इसका जो कार्य है वो है मिलजुल कर काम करने को क्या कहते हैं, सहकारिता कहते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे बड़ा चीज़ है सहकारिता। अगर भारत में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव में, भारत में सहकारिता की शुरुआत कब हुई थी, तो 1904 में हुई थी। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपको आता है कि भारत में सहकारिता की शुरुआत कब हुई थी, तो 1904 में हुई थी। कहता है सहकारिता का अगर डिफिनीशन पूछ दे कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं, आपसे हमेशा एग्जाम में पूछता है, तो ये आपके लिए क्या है, VVI भी आपके लिए है। तो देखते हैं, कहता है सहकारिता वह संगठन, क्या है सहकारिता क्या है, एक संगठन है जिसके द्वारा, कहता है जिसके द्वारा, मतलब संगठन के द्वारा दो या दो से अधिक, मतलब दो हो सकते हैं या उससे अधिक हो सकती है कि सहकारिता बनाने के लिए, संगठन बनाने के लिए हमेशा क्या है, दो लोगों से, मतलब दो लोगों की तो आवश्यकता, मिनिमम दो लोग या उससे अधिक भी हो सकते हैं। अगर सिंगल होगा तो वह सहकारिता नहीं कहलाएगा। दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक, मतलब अपनी इच्छा से, मेरी भी इच्छा होनी चाहिए और सामने वाले की भी इच्छा होनी चाहिए, तभी क्या है मिलकर हम लोग क्या है एक संगठन का निर्माण कर सकते हैं। मिलजुल कर कार्य करते हैं, जिसमें कहता है इसमें व्यक्ति किसी आर्थिक उद्देश्य, कहता है इसमें व्यक्ति किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या कर रहे होते हैं, काम करते। जो संगठन बनाते हैं उसका मूल उद्देश्य होता है क्या है, आर्थिक लाभ कमाना होता है। क्या है कि दोनों आदमी मिलकर हम क्या कर सकते हैं, आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। तो अगर आप बिहार में हैं तो बिहार में सहकारिता का सबसे बड़ा उदाहरण आपका क्या है, डेयरी फार्म है। जो हमारे यहाँ गांव में जो दूध का देखते हैं, जो दूध सेंटर होता है, महिला दूध उत्पादन केंद्र मधुरापुर में, चाहे हर गांव में आपका जो दूध उत्पादन केंद्र होता है, वह सहकारिता का सबसे बड़ा आपके सामने उदाहरण है। आप जाइएगा कभी जो सेंटर होते हैं, जो दूध सेंटर होते हैं, वहाँ पे जाइएगा, आप देखिएगा कितने आदमी मिलजुल कर एक संगठन को चलाते रहते हैं। जो सुधा डेयरी प्रोजेक्ट है आपका, वह सहकारिता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें कहता है कि इसकी बातें हैं, इसका अर्थ है, तो कहता है सहकारिता का अर्थ है मिलजुल कर कार्य करना। सहकारिता का अगर साधारण सा अर्थ पूछ दे क्या है भाई सहकारिता का, तो सहकारिता का मूल बात है क्या है कि मिलजुल कर कार्य करना। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपसे, ये आपका क्या है, ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप का चीज है। कहता है सहकारिता की मूलभूत मुख्यतः 3 सिद्धांत। आपसे पूछेगा सहकारिता के सिद्धांत के बारे में लिखे या सहकारिता के सिद्धांत के बारे में वर्णन करें। तो कहता है सहकारिता के मूलभूत कितने हैं, मुख्य रूप से क्या है, 3 सिद्धांत है। पहला जो सिद्धांत है, कहता है लोग अपनी इच्छा से सहकारी संगठन के सदस्य बनते। क्या है कि अपनी इच्छा से, मतलब किसी के आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, तभी आप क्या है किसी सहकारिता के संगठन का सदस्य बनते हैं। कि लोग आपसी अपनी इच्छा, देखिएगा पहले में लिखा है स्वेच्छापूर्वक, कि लोगों की अपनी इच्छा होने पे क्या कहते हैं, वो संगठन के सदस्य बनते हैं। दूसरा कहता है इसके सदस्यों के बीच, कहता है जो संगठन के सदस्य होते हैं, क्या जो संगठन के सदस्य हैं, इनके बीच किसी भी प्रकार का मतभेद या विवाद, मतलब मतभेद या किसी भी प्रकार का क्या है कि मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे वो पूंजी हो, हैसियत हो या किसी भी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है, नहीं किया जाता है। सबको एक समान अधिकार एवं एक समान अवसर क्या होता है, प्रदान किया जाता है। जैसे आप देखिएगा संगठन का साधारण तरह समझिए कि कोई बैंक वाला कहेगा कि हाँ हम भाई काला आदमी है, इसका हम पैसा नहीं लेंगे। कोई अगर बैंक में कोई काला आदमी है, कहे कि नहीं हम गोरा वाला का पैसा नहीं लेंगे, नहीं आप छोटा जाति का आपका पैसा नहीं लेंगे, ऐसा कभी होता है, नहीं होता है। सहकारिता का अर्थ ही होता है कि वह क्या है आपस में मिलजुल कर क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे सेंटर में जाएंगे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी ऊंच नीच जाति धर्म का हो, सभी आदमी अपना जो गाय का जो दूध होता है या भैंस का दूध होता है वो सेंटर में आराम से जमा करते हैं। उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कोई निम्न जाति के हैं तो उनको कम पैसा देती है, कोई ऊंच जाति को उनको ज़्यादा पैसा देती है। इस प्रकार किसी भी प्रकार का भेदभाव सहकारिता के संगठन में नहीं होता है।
तीसरा कहता है आपको, कहता है सहकारिता का गठन केवल, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कहता है सहकारिता का केवल आर्थिक लाभ कमाने के लिए नहीं होता है, कि इसका उद्देश्य केवल क्या है कि आर्थिक लाभ का नहीं, मतलब हम दो आदमी मिलकर सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य क्या है कि कमाने के लिए नहीं, बल्कि पारस्परिक, कहता है कि आपस में सहयोग के द्वारा, कहता है हम आपस में सहयोग के द्वारा व्यक्ति और समूह के हित के लिए, क्या है, खासकर जो मेरे संगठन के लोग हैं उनका भी, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का भी हित के लाभ के लिए, क्या है, उनके मतलब उनके भी हित में लाभ होना चाहिए, उसके लिए कार्य करना है। साथ ही साथ, कहता है साथ ही साथ सामाजिक, कहता है सामाजिक विकास के लिए भी क्या करना है, उनको कार्य करना है। तो यह सहकारिता है, क्या है, यह मुख्य रूप से क्या है, सहकारिता का सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है वो चीज़ कहता है कि सहकारिता के मूलभूत सिद्धांत क्या है, या सहकारिता किसे कहते हैं। आपका जो अगला जो टॉपिक है वो कहता है भारत में सहकारिता, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो आपका कहते भारत में सहकारिता का क्या है, विकास है। तो हम तो जान चुके हैं सहकारिता क्या है, लेकिन भारत में सहकारिता के विकास पे चर्चा करते हैं। तो कहता है साधारण पर इस पे डील कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं, इसके जो चर्चा होगा उस पर करेंगे। कहता है भारत में सहकारिता का प्रारंभ क्या है, भारत में सहकारिता का प्रारंभ क्या था, 1904 में सहकारी साख समिति अधिनियम पारित होने के बाद क्या हुआ था, ये भारत में शुरू हुआ था। कहता है जिसके तहत, इस अधिनियम के तहत क्या था कि गांव एवं नगर में, क्या है, गांव एवं नगर में कोई भी 10 व्यक्ति, क्या है, कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति, कहता है सहकारी साख समिति की क्या कर सकते थे, स्थापना कर सकते थे। तो बात यह है क्या है, सहकारिता के लिए भारत में स्थापना कब हुआ था, तो 1904 में। कितने लोग मिलकर कर सकते हैं, तो 10 व्यक्ति मिलकर क्या कर सकते हैं, सहकारिता साख समिति का क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं, उसको मतलब अपने संगठन का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा कहता है इस अधिनियम का जो मुख्य दोष क्या था, यह जो अधिनियम बना था इसका जो सबसे प्रमुख दोष क्या था कि गैर साख समिति की स्थापना के लिए कोई प्रावधान नहीं था, कि मतलब वैसे व्यक्ति 10 व्यक्ति हैं जिनके पास धन दौलत नहीं है, मतलब साख मतलब क्या है कि उनका रुतबा, उनके पास पैसा नहीं है, तो वैसे व्यक्ति सहकारिता का क्या कर सकते थे, सहकारिता का गठन नहीं कर सकते थे। यह क्या था सबसे बड़ा इस अधिनियम का दोष था, जो क्या हुआ 1912 में। देखेंगे कि 1912 में कहता है जब इस अधिनियम क्या है, जो आपका सहकारिता साख अधिनियम था, इसका जब दूसरा अधिनियम पारित हुआ तो इसमें गैर साख समिति को भी क्या दिया गया, अनुमति दिया गया कि आप क्या कर सकते हैं, इसका आप संगठन जो आपका जो सहकारी संगठन है उसकी क्या कर सकते हैं, स्थापना आप कर सकते हैं। तो याद रहे कि दूसरे अधिनियम में क्या था, कि पहले अधिनियम में क्या था कि गैर साख समिति की स्थापना का क्या था, कोई प्रावधान नहीं था, मतलब जिनके पास धन दौलत नहीं था वह सहकारिता का क्या है, गठन नहीं कर सकते थे। लेकिन अंत में क्या हुआ कि 1912 में जब दूसरा अधिनियम पारित हुआ तो इसके तहत यह अनुमति दी गई कि जो गैर साख समिति के सदस्य, मतलब जो लोग हैं, वह भी क्या कर सकते हैं, साख समिति की स्थापना कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है क्या है आपका, देखिएगा ये टॉपिक बड़ा चीज़ है आपका, पूछ सकता है आपसे मैगलेन समिति की नियुक्ति कब की गई थी। तो मैगलेन समिति क्या था कि यह मुख्य रूप से क्या था कि सरकार के द्वारा, क्या है, सरकार के द्वारा इसकी जो नियुक्ति हुई थी, यह सरकार को यह सुझाव दी थी कि जो सहकारिता समिति है उसकी प्रगति, उसका विकास कैसे किया जाए, उसके संबंध में कार्य कैसे करना है, इसके संबंध में निर्णय लेने के लिए क्या किया गया था, मैकलोन समिति क्या की गई थी, नियुक्ति की गई थी। कहता है वर्ष 1914 में सहकारिता के प्रगति एवं मूल्यांकन मतलब क्या है, ये कोई संगठन बना है तो उसका वैल्यू क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि कहीं मतलब ज़्यादा ही गिरा हुआ है, इसके संबंध में कहता है इसके संबंध में आवश्यक सुझाव हेतु सरकार ने मैकलोन समिति की क्या की थी, नियुक्ति की थी। अब ये बार आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए क्या है कि यह सहकारिता के लिए आपके आगे के एग्जाम कभी के लिए भी हमेशा ही क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। कहता है 1919 में, याद रखिएगा 1919 में सहकारिता को प्रांतीय विषय बना दिया। प्रांतीय मतलब क्या है, राज्य, क्या है, राज्य। प्रांतीय मतलब क्या होता है, राज्य का विषय बना दिया गया। इसके संचालन का भार क्या था कि इसके संचालन का भार और राज्य सरकार इनके हाथों में आ गया था। मतलब क्या था कि उससे पहले 1919 से पहले जो सहकारिता थी उसका संचालन क्या था, केंद्र सरकार करती थी। मतलब जब आज़ाद नहीं था उस समय
तो लेकिन वो केंद्र सरकार करती थी। लेकिन क्या है कि 1919 में क्या है, 1919 में सहकारिता को प्रांतीय विषय बना दिया गया और उसे क्या दिया गया कि राज्य कहता राज्य के हस्तांतरण कर दिया। इसी के लिए हम लोग जानते हैं जो सहकारिता होती है उसका संचालन कौन करते हैं, राज्य सरकार करते हैं। आप याद रखिए, जैसे ग्रामीण बैंक के बारे में बात किए थे, आपसे डेयरी उद्योग के बारे में बात किए थे। तो यह सभी क्या है कि राज्य स्तर पर उसकी क्या होती है काम, राज्य स्तर उसके नियम कानून उनके बारे में बनाती है। कहता है भारत में 3 सहकारी बैंक क्या है, भारत में मुख्य रूप से क्या है 3 सहकारी बैंक है, प्राथमिक सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक। जो इन सभी ये क्या है, यह तीनों एक संगठन के रूप में कार्य करती है। और इन तीनों बैंकों पर किनका नियंत्रण होता है, तो आपको याद होगा आरबीआई और नाबार्ड। क्या है कि आरबीआई और नाबार्ड जो सहकारी बैंक है वह मुख्य रूप से क्या है कि गरीब और कमजोर और खासकर किसान वर्गों को क्या करते हैं, वो उनको मुख्य रूप से वित्तीय मदद पहुंचाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल इसके टॉपिक में जो लास्ट टॉपिक है स्वयं सहायता समूह, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे।